स्टूडेंट, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। स्टूडेंट, पिछले एमसीक्यू में हम लोगों ने 390 एमसीक्यू सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम 391 से आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको और वीडियो मिल सकें। तो आज का ये 391 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टील में टंगस्टन होने से किस गुण में वृद्धि होती है। स्टील में यदि टंगस्टन होता है तो कौन से गुण में वृद्धि होगी। ए स्ट्रेंथ, बी हार्डनेस व टफनेस, सी रेड हॉटनेस या डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, स्टील में यदि टंगस्टन मिला दिया जाए या टंगस्टन ज़्यादा मात्रा में मिला दिया जाता है तो रेड हॉटनेस यानी कि लाल गर्म होना शुरू हो जाता है। यह लाल रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 392। सरफेस हार्डनिंग की एक विधि में एलॉय स्टील के पार्ट पर अमोनिया गैस प्रयोग किया जाता है। सरफेस हार्डनिंग जो कि केस हार्डनिंग से रिलेटेड है। अब ये केस हार्डनिंग की कौन सी विधि होती है जिसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ए दिया है साइनाइडिंग, बी नाइट्राइडिंग, सी कार्बोराइजिंग और डी फ्लेम हार्डनिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमोनिया गैस का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह होती है नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 393। एक हार्ड की हुई स्टील में किस प्रकार के ग्रेन होते हैं। एक हार्ड की हुई यानी कि कठोर की गई स्टील है, उसमें किस प्रकार के दानों का निर्माण होगा। क्या फाइन दाने बनेंगे, कोर्स, मीडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, हार्ड की हुई स्टील जो होती है उसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर तैयार होते हैं वह फाइन होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो आएगा करेक्ट आंसर होगा फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 394। किसी जॉब की संकेंद्रिता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। संकेंद्रिता का मीनिंग है, ये इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका यहाँ पर सेंटर निकालना होता है। तो सेंटर निकालने को ही संकेंद्रिता कहा गया है, जैसे कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। तो इसके लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, वर्नियर कैलिपर का, या डायल टेस्ट इंडिकेटर, या फिर क्यूब माइक्रोमीटर का। तो स्टूडेंट, यहाँ पर संकेंद्रिता चेक करने की बात कही गई है, तो इसके लिए हम ऑप्शन जो सी होता है, जो कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395, जो कि लिमिट फिट टॉलरेंस से पूछा जा रहा है। एक असेंबली में होल के टॉलरेंस साइज डाया 30 प्लस 0.025, फिर प्लस में दिया है 0.000 और शाफ्ट के टॉलरेंस साइज 30 प्लस 0.020 है और प्लस में दिया हुआ नीचे में 0.004 है। फिट का प्रकार है, तो यहाँ पर हमें फिट का प्रकार पहचानना है। तो फिट के प्रकार होते हैं मेन क्लियरेंस फिट होता है, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट होता है। तो इनमें से फिट का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो बी ऑप्शन है, ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत इस प्रकार का हमें फिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 396। छोटी टेपर्ड शाफ्ट पर वुडरफ की का प्रयोग असेंबली के साथ क्यों करते हैं। अब यहाँ पर वुडरफ की जो दिया हुआ है, वुडरफ की का आकार किस प्रकार का होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। इस तरह से वुडरफ की बनाई जाती है। और पूछा जा रहा है कि छोटी टेपर्ड शाफ्ट पर, यानी कि जो छोटी टेपर्ड शाफ्ट होगी, इस तरह से एक शाफ्ट है जो कि टेपर में बनी हुई है, ये टेपर शाफ्ट है।
तो इस प्रकार के शाफ्ट पर उड्डपट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह भारी वजन उठाती है। बी, यह शियर स्ट्रेस सहन कर सकती है। सी, हब के कीवे में इसे आसानी से फिट करके सेल्फ अलाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा, जो कि हब मीन्स होता है एक प्रकार का होल। ये जो है ये एक प्रकार का होल है और इसे आसानी से फिट करके अलाइन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 390। स्क्रू पिच गेज का मुख्य कार्य होता है। स्क्रू पिच गेज का मुख्य कार्य की बात की जा रही है। तो स्क्रू पिच गेज क्या कार्य करता है? स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर चेक करने के लिए। बी, स्क्रू थ्रेड की लिमिट्स को चेक करने के लिए। सी, स्क्रू थ्रेड की क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी चेक करना। और डी, स्क्रू थ्रेड का मेजर, यहाँ पर न दिया हुआ है जिसको हम मेजर पढ़ेंगे, मेजर डायमीटर चेक करना। तो यहाँ पर स्क्रू थ्रेड जो होती है कुछ इस तरह से बनी होती है स्क्रू थ्रेड। अब यहाँ पर स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर, यानी कि इसका जब जो छोटा वाला जो डायमीटर होता है उसे माइनर डायमीटर कहा जाता है। लिमिट्स, यानी कि इसकी सारी लिमिट्स को चेक करना। तीसरा जो दिया हुआ है वह दिया है स्क्रू थ्रेड की क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी चेक करना। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्रेस्ट से क्रेस्ट, तो क्रेस्ट ये वाला भाग कहलाता है, ये इस तरह से जो उठा हुआ भाग होता है ये क्रेस्ट कहलाता है। तो स्क्रू पिच गेज का कार्य होता है क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को चेक करना, यानी कि जांचना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय सॉफ्ट मटेरियल के कण ग्राइंडिंग व्हील पर फंस जाते हैं, इसे कहते हैं। जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो ये ग्राइंडिंग व्हील के जो सामने का जो फेस होता है, इस तरह से फेस होता है, यहाँ पर कणों का फंस जाना क्या कहलाता है? ट्रूइंग, लोडिंग, ग्लेजिंग या ड्रेसिंग। तो स्टूडेंट ये जो बी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है लोडिंग, तो कणों का पहिए के अंदर धंस जाना या फंस जाना ये कहलाता है लोडिंग। और यहाँ पर जो ग्लेजिंग होता है, ग्लेजिंग का भी कई बार पूछा जाता है कि पहियों का चिकना हो जाना किस दोष के कारण होता है, तो ये ग्लेजिंग के कारण होता है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील पर फंस जाते हैं मटेरियल के कण, ये पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399। 0.83% कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील के लिए नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परेचर होता है। 0.83 कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील के लिए नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होगा? ए, अपर क्रिटिकल रेंज से कम। तो स्टूडेंट अपर क्रिटिकल जो रेंज होता है वह 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, एबो। एंड अपर क्रिटिकल रेंज से अधिक। सी, लोअर क्रिटिकल रेंज से कम। लोअर क्रिटिकल रेंज इस 700 डिग्री से नीचे होता है और लोअर क्रिटिकल रेंज से अधिक, यानी कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उससे अधिक की बात की जा रही। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अपर क्रिटिकल रेंज से अधिक, यानी कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग जिग यानी कि जो ड्रिलिंग के समय जिग का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? केवल ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। बी, ड्रिल को सही कोण में शार्प करने के लिए। और डी, ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग और अन्य संबंधित ऑपरेशनों के लिए। और डी, ड्रिलिंग करते समय जॉब को क्लैंप करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर होगा ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग और अन्य संबंधित
ऑपरेशन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रिलिंग जिग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 401 क्वेश्चन है, स्पिरिट लेवल की संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, ए ग्लास ट्यूब की लंबाई, बी ग्लास ट्यूब में प्रयोग किए गए लिक्विड के प्रकार पर, सी बुलबुलों के साइज पर, और डी जो पूछा गया है ग्लास ट्यूब की गोलाई पर। तो यहाँ पर स्पिरिट लेवल जो होता है, ये स्पिरिट लेवल एक प्रकार की कांच की नली होती है और इसके अंदर में एक लिक्विड भरा जाता है। तो इसका कार्य होता है जब मशीनों का इंस्टॉलेशन किया जाता है तो इंस्टॉलेशन करते समय सरफेस का लेवल चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर संवेदनशीलता यानी कि उसकी सेंसिटिविटी किस प्रकार निर्भर करती है, तो ये जो ग्लास ट्यूब की गोलाई है यानी कि यहाँ पर जो ये ग्लास ट्यूब जो बना होता है उसके अंदर का जो बुलबुला होता है उसकी सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ग्लास ट्यूब की गोलाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में पहले 10 किलोग्राम का माइनर लोड लगाया जाता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग यानी कि किसी मटेरियल की हार्डनेस टेस्टिंग करनी है तो रॉकवेल विधि के बारे में बताया गया है। तो उसमें 10 किलोग्राम का माइनर लोड जब लगाया जाता है तो मेजर लोड लगाते समय अचानक लगने वाले झटके को दूर करने के लिए, बी जॉब की अंदरूनी सरफेस की हार्डनेस के कारण, सी मशीन में बैकलेस के प्रभाव को दूर करने के लिए, और डी जो पूछा जा रहा है जॉब के किसी मूवमेंट को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट मशीन में बैकलेस का जो प्रभाव होता है उसे खत्म करने के लिए हम सबसे पहले 10 किलोग्राम का माइनर लोड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 403 नंबर, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर के मेजरिंग स्टाइलस की धातु होती है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का जो मेजरिंग स्टाइलस बना होता है जो कि डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसी प्रकार से ये मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो निचला वाला जो भाग होता है इस तरह से यहाँ पर ये निचला वाला जो भाग होता है जो कि किसी भी सरफेस को मेजरमेंट करने के काम आता है। तो ये किस धातु का बना होता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर इसका है डायमंड, जो कि डायमंड का बना होता है। अगला प्रश्न है 404 नंबर, यदि एक कंपोनेंट को साइज की लिमिट्स के बीच फिनिश किया गया है, यदि कोई कंपोनेंट है उसे जो साइज दिया गया है जैसे कि मान लो 20 mm का साइज दिया हुआ है और उसी लिमिट में उसे फिनिश किया गया है, तब वह क्या होगा, क्या न्यूनतम साइज होगा, बी बेसिक साइज, सी स्वीकृत साइज और डी अस्वीकृत साइज। तो जो दिया गया जो साइज होता है वह क्या होता है, स्वीकृत साइज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405 क्वेश्चन है, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड प्रयोग की जाती है। ट्रेपेजॉइडल जो कि एक में थ्रेड का प्रकार होती है, एक में थ्रेड का प्रकार होती है। तो इस थ्रेड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट, जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं वह सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बहुत सारी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए सारे प्रश्नों का कलेक्शन है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है रेलवे वैगन की कपलिंग के लिए, बी फ्लाई प्रेस और स्क्रू जेक इत्यादि के स्पिंडल के लिए, सी ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से संलग्न करने और खोलने के लिए यानी कि अलाइनमेंट एंड डिसअलाइनमेंट करने के लिए, और डी वह थ्रेड असेंबली में जहां पर स्लाइडिंग फोर्स एक ही दिशा में लगता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से संलग्न करने और खोलने के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 406 नंबर, आउटसाइड माइक्रोमीटर
कि एनविल और स्पिंडल के फेसों को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये इस तरह से एक माइक्रोमीटर बना होता है। तो इसमें एनविल और स्पिंडल की बात की जा रही है, जो कि इस प्रकार से एनविल और स्पिंडल होते हैं वह किस धातु से बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कास्ट आयरन, बी स्टील, सी टंगस्टन कार्बाइड और डी एल्यूमिनियम एलॉय। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है सी ऑप्शन, जो कि टंगस्टन कार्बाइड के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 407 नंबर। एक ट्रांजिशन फिट में अधिकतम इंटरफियरेंस होता है? ए अधिकतम होल और न्यूनतम शाफ्ट के बीच बीजगणितीय अंतर, बी न्यूनतम होल और अधिकतम शाफ्ट के बीच बीजगणितीय अंतर, और सी अधिकतम होल और अधिकतम शाफ्ट के बीच बीजगणितीय अंतर, और डी ऑप्शन है न्यूनतम होल और न्यूनतम शाफ्ट के बीच बीजगणितीय अंतर। तो यहाँ ट्रांजिशन फिट की बात की जा रही है, तो ये ट्रांजिशन फिट में न्यूनतम होल और अधिकतम शाफ्ट के बीच बीजगणितीय अंतर क्या कहलाता है? ट्रांजिशन फिट कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्कपीस एब्रेसिव के साथ कब चार्ज हो जाता है और लेप को काटता है? ये लैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए पूछा जा रहा है जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा सॉफ्ट होता है, बी जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा हार्ड होता है, सी जब लेप वर्कपीस की अपेक्षा सॉफ्ट होता है, और डी है जब लैप वर्कपीस की अपेक्षा कोर्स होता है। तो यहाँ पर जो जॉब होता है वर्कपीस यानी कि जॉब, तो जॉब लैप की अपेक्षा क्या होगा? सॉफ्ट होगा, तब ही जा करके वह लेप को काटने का काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 409 नंबर। शाफ्ट के सिरों पर सेंटर ड्रिलिंग क्यों की जाती है? शाफ्ट का जो सिरा होता है उस पर सेंटर ड्रिलिंग क्यों की जाती है? ए डेड सेंटर की लुब्रिकेशन के लिए, बी ड्रिलिंग से पहले सेंटर लोकेशन की मार्किंग के लिए, और सी शाफ्ट पर हल्का भार हल्का करने के लिए, और डी है शाफ्ट को लेथ पर सेंटरों के मध्य आश्रय देने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि शाफ्ट को लेथ पर सेंटरों के मध्य आश्रय देने के लिए हम सेंटर ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 410 नंबर। लेथ के कोन पुल्ली हेड स्टॉक में बैक गियर का प्रयोग होता है। लेथ का जो कोन पुल्ली हेड स्टॉक होता है उसमें बैक गियर लगा होता है, तो उसका कार्य क्या होता है? स्पीड घटाने के लिए, बी स्पीड बढ़ाने के लिए, सी स्पीड की दिशा बदलने के लिए, और डी ऑप्शन है स्पिंडल को विभिन्न चालों पर चलाने के लिए। तो यहाँ पर बैक गियर की जो बात की जा रही है, तो बैक गियर का कार्य होता है स्पीड को घटाने के लिए। अब ये स्पीड को घटाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट जब भी लेथ मशीन में थ्रेड बनानी होती है तो हम बैक गियर की सहायता से इसकी स्पीड को कम कर देते हैं और स्लोली हम थ्रेड काटने का कार्य कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है 411। माइल्ड स्टील पर प्रयोग करने के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल होता है। माइल्ड स्टील के लिए पूछा जा रहा है। तो माइल्ड स्टील किस प्रकार की धातु होती है? सॉफ्ट होती है या नॉर्मल कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए ड्रिल का कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है? तो इसके लिए ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है, ए पूछा जा रहा है 80, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री और डी है 118 डिग्री। तो यहाँ पर जो साधारण कार्यों के लिए जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है वह होता है 118 डिग्री, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम पर ड्रिलिंग करते समय किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज
कितनी होती है? माइल्ड स्टील में कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वह कितनी होती है? A 0.2, B 0.5, C 0.25 और D है 1%। तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है वह होती है 0.25%। अगला प्रश्न है 414 नंबर। साधारणतः यह पाया जाता है कि कुछ समय बाद निम्नलिखित में से किसी एक कारण से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार और स्मूथ या ग्लेज्ड होता है। सही उत्तर का चयन करें। अभी कुछ देर पहले मैंने इस बारे में आपसे डिस्कस किया था कि यदि ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है वह चमकदार हो जाए या घिस जाए तो वह दोष क्या कहलाता है? व्हील का ग्रेड अधिक कार्य होना, बी व्हील का एब्रेसिव कार्य के अनुसार उपयुक्त न होना, सी ग्रेन साइज अधिक कोर्स होना और डी जो पूछा जा रहा है वह व्हील का स्ट्रक्चर अधिक ओपन होना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड होना। अगला प्रश्न है सेमी परमानेंट फास्टनर्स को, सेमी परमानेंट फास्टनर की बात की जा रही है तो सेमी परमानेंट फास्टनर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्पररी फास्टनर, दूसरा होता है परमानेंट और तीसरा जो होता है सेमी परमानेंट। तो यहाँ पर सेमी परमानेंट फास्टनर की बात की जा रही है तो उसे हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? हल्का ताप देकर अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग, सी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता और डी किसी भी साधन से अलग नहीं किया जा सकता। तो सेमी परमानेंट यानी कि जो अर्ध स्थायी जो फास्टनर्स होते हैं उन्हें हम हल्का ताप दे करके यानी कि लो टेम्परेचर पर भी उसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सोल्डर होता है उसे हम हल्का ताप दे करके भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग विधि में धातु के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? कास्टिंग का मीनिंग होता है ढलाई करना, वेल्डिंग जोड़ना, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग जो होती है यह भी जोड़ने वाली प्रक्रिया होती है। तो इस विधि में धातु के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है? तो इसके लिए होगा फ्यूजिबिलिटी यानी कि गलनीयता। स्टूडेंट, जब तक दो प्लेटों को जोड़ने के लिए मटेरियल को पिघलाया न जाए तब तक इस जॉइंट को पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबसे जो अच्छी प्रॉपर्टीज मानी जाती है वह होती है फ्यूजिबिलिटी। अगला प्रश्न है स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टील में यदि कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो क्या प्रभाव बढ़ेगा? ए हार्डनेस बढ़ जाती है, बी मेलिएबिलिटी बढ़ जाती है, सी डक्टिलिटी बढ़ जाती है और डी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो स्टील में यदि कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा कि उसमें हार्डनेस का गुण हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है 418 नंबर। कार्बाइड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्बाइड धातु की ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए कौन से एब्रेसिव वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी सिलिकॉन कार्बाइड, सी डायमंड और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यदि कार्बाइड की जो बात की जा रही तो कार्बाइड किस प्रकार की धातु है? बहुत ही हार्ड है। तो हार्ड मटेरियल को काटने के लिए उससे अधिक हार्ड धातु का प्रयोग किया जाएगा। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डायमंड का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा डायमंड। अगला प्रश्न है पिग आयरन बनाया जाता है। पिग आयरन कैसे बनाया जाता है? पिग आयरन को बनाने के लिए सबसे पहले हम भट्टी की बात कर लेते हैं। जो इससे पहले वाली ट्रिक में मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी
जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन निकलता है, क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन, और जो पुडलिंग फर्नेस जो होता है उससे कौन सा, रॉट आयरन निकलता है। तो इस प्रकार की आप इस ट्रिक को याद रख लीजिए या नोट कर लीजिए, तो जिससे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसमें यहाँ पर पिग आयरन की जो बात की जा रही है, तो ए दिया है पुडलिंग फर्नेस, बी ब्लास्ट फर्नेस, सी क्यूपोला फर्नेस और डी ओपन हर्थ प्रोसेस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस से हम क्या करते हैं, पिग आयरन का निर्माण करते हैं, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 420, फाइल पर कन्वेक्सिटी देने का उद्देश्य है। फाइल पर जो कन्वेक्सिटी है यानी कि उत्तलता, तो उत्तलता क्यों दी जाती है, तो फाइल पर कन्वेक्सिटी देने का क्या उद्देश्य है देख लेते हैं। स्टूडेंट, इस प्रकार की फाइल पूछा जा रहा है क्वेश्चन कन्वेक्सिटी, यानी कि ये जो फेस होता है इसमें यदि आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो कुछ उभार दिखाई देता है। तो उभार क्यों दिया जाता है, वही क्वेश्चन का अर्थ होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि फाइल में कन्वेक्सिटी क्यों बनी होती है, यानी कि उत्तलता क्यों बनी होती है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन दिया जा रहा है, ए जॉब के सिरों पर गोलाई में बनने से रोकने के लिए, बी कन्वेक्स सरफेसों को फाइल करने के लिए, सी कॉनकेव सरफेसों को फाइल करने के लिए, और डी जो है रफ सरफेसों को फाइल करने के लिए। तो स्टूडेंट, जैसे फाइल में उत्तलता बनी होती है, तो फाइल में उत्तलता बनने का ये कार्य होता है कि जॉब के सिरों पर गोलाई में बनने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट के नीचे वाशर का प्रयोग करने से किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो नट के नीचे वाशर का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, जॉब देखने में सुंदर लगता है, बी अधिक क्षेत्र पर फोर्स को बांटा जा सकता है, सी सुराख व बोल्ट के बीच क्लियरेंस को कवर करने के लिए, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वाशर की बात की जा रही है, यानी कि नट के नीचे वाशर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो नट के नीचे वाशर का प्रयोग करने का उद्देश्य है कि अधिक क्षेत्र पर फोर्स को बांटने के लिए, यानी कि जब भी आप टॉर्क लगाते हैं तो ताकि ज़्यादा आपका फोर्स लगे, इसीलिए हम नट के नीचे वाशर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 422, निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर के साथ विभिन्न साइज की एक्सटेंशन रॉडें आती है। एक्सटेंशन रॉड का मीनिंग होता है प्रसार छड़। तो वह कौन सा माइक्रोमीटर है, ए आउटसाइड माइक्रोमीटर, बी ट्यूब माइक्रोमीटर, सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, और डी जो है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो डेप्थ माइक्रोमीटर दिया गया है वह हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही एक माइक्रोमीटर होता है जो कि अंदरूनी गहराई को मापने का कार्य करता है, और इसके साथ में विभिन्न में विभिन्न लंबाइयों की रॉड जो आती है उसे हम एक्सटेंशन रॉड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डेप्थ माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है 423 नंबर। ये प्रश्न हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। निम्नलिखित में से नंबर ड्रिल के सेट के लिए सही रेंज कौन सी है। तो नंबर जो ड्रिल होती है वह 1 से 100, बी 1 से 80, सी 1 से 50 और डी 1 से 40। तो स्टूडेंट, जो नंबर ड्रिल का जो सेट होता है वह होता है 1 से 80 नंबर, और अक्षर ड्रिल के लिए वह संख्या होती है 26, यानी कि ए से लेकर के जेड तक अक्षर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मीडियम टेप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड की जाती है। तो फर्स्ट टेप के 3 प्रकार होते हैं जो कि हैंड टेप के अंतर्गत आती है। फर्स्ट टेप, सेकेंड टेप एंड
बॉटमिक टेप जो कि लास्ट टेप होती है। तो यहाँ पर चूड़ियाँ जो होती है वो कितनी ग्राइंड होती है, ए 1 या 2, बी 4 या 5, सी 3 या 4 और डी ऑप्शन जो दिया गया है वह है 40। तो इसके लिए हम बी ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि जो मीडियम टेप होती है उसमें 4 से 5 जो थ्रेड होती है वह ग्राइंड की होती है। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और ये हमारा 424 का कलेक्शन आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए फीटर जो कि निमी असाइनमेंट लेकर के आऊँगा मैं, और उसमें सारे क्वेश्चंस जो होंगे वह एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।